नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नोट शीट का पेपर जो कि कल ही कंडक्ट करवाया गया है। सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से करीबन 60 प्लस क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी मिलते हैं वो सारे के सारे और क्वेश्चंस आपको सेकेंड पार्ट में हम बता देंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस याद हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, ऑप्शन साथ में ज़रूर लिखें। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, पहले हम सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी यहाँ पर जब देखोगे तो आपको इजी लगेंगे, बट वहाँ जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे उस दौरान आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हार्ड लग रहे थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इस एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। चलिए हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए हम नॉर्थ सेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से, जो कि यह है एनजी ट्यूब डिस्कार्डेड इन विच टाइप ऑफ बैग। यानी कि आपको सवाल पूछा गया था कि जो एनजी ट्यूब है उसको किस बैग में डिस्कार्ड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर में करना था रेड बैग। कौन सा बैग? रेड बैग। रेड यानी रबर। क्या है? एनजी ट्यूब रबर की बनी हुई है, तो इसको किस में डालेंगे? रेड बैग के अंदर। सवाल आपको ये पूछा गया था प्राइमी ग्रेविडा ही सवाल आपको कुछ और ही प्रकार से पूछा गया था। प्राइमी ग्रेविडा का तो कुछ क्वेश्चंस अलग ही था। प्लेसेंटा से रिलेटेड, यानी कि एक प्रेग्नेंट वूमन आई थी और उसको डिलीवरी हो चुकी थी, देन डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा है वो भी एक्सपेल आउट हो चुकी है। उसके बाद आपको सवाल ये पूछा जा रहा था कि इस प्लेसेंटा को किस बैग में आप डिस्पोज करोगे, किस बैग में आप डिस्पोज करोगे। दोस्तों वहाँ पर आपको आंसर में करना था येलो बैग। कौन सा बैग? येलो बैग। जो येलो बिन या फिर येलो बैग है उसके अंदर प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करेंगे। तो दो सवाल आपको BMW के कुछ इस प्रकार से पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, सवाल तो कुछ लेंथी थे बट आपको यहाँ पे शॉर्ट में दी जा रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इजी सवाल है ना। सवाल देखिए, आपको पीएच दी गई थी, यानी एसिड बेस बैलेंस से वैसे 2-3 सवाल और पूछे गए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे। जो भी आपको याद है, जो भी आपको पता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। देखिए आपको पीएच दी गई थी, यानी पीएच बढ़ी हुई थी। पीएच क्या थी? बढ़ी हुई थी। जो भी थी यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो गलत हो सकती है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए। पीएच जो है वो बढ़ी हुई थी, PCO2 जो है वो डिक्रीज था और SCO3 का लेवल भी डिक्रीज था। तो मैंने आपको एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, वो बताई थी एलन टेस्ट के बारे में, कि अल्नर पेटेंसी को चेक करने के लिए एलन टेस्ट किया जाता है। शायद इस पेपर में पूछा भी गया होगा, आगे देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब ये है कि मेटाबॉलिक जो भी एसिडोसिस एल्कलोसिस होगा उसमें पीएच अगर कम हो रही है तो PCO2 और SCO3 भी गिरेगा, लेकिन रेस्पिरेटरी अपोजिट है। पीएच अगर बढ़ रही है तो PCO2 डिक्रीज होगा, SCO3 भी डिक्रीज होगा। अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो ये लेवल बढ़ जाएंगे। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यहाँ से 2-3 सवाल पूछे गए थे। अभी मेरे को कंप्लीट सवाल नहीं मिल पाए, जितने भी सवाल मिले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना था रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, इन कैथेटर फ्रेंच इंडिकेट। बिल्कुल आपको सवाल पूछा गया था कि जो कैथेटर होता है उसमें जो हम फ्रेंच में कैथेटर की साइज़ वगैरह याद करते हैं या फिर हम यूज़ लेते हैं कि भाई 14 फ्रेंच का हमें कैथेटर चाहिए, इसको लगाना है, 16 फ्रेंच का ये कैथेटर चाहिए। तो ये जो फ्रेंच में वैल्यू दी गई है, इस फ्रेंच से आप क्या समझते हैं, सवाल ये पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर में करना था एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द कैथेटर। कैथेटर के एक्सटर्नल डायामीटर को इंडिकेट करता है फ्रेंच। ओके, जिन्होंने किया उनका आंसर राइट है, बाकी जिन्होंने इंटरनल वगैरह किया है या फिर और कुछ किया है उनका आंसर रॉन्ग है। एक इमेज दी गई थी, एक आपको इमेज दी गई थी, उसमें मतलब डोयन डेवियर उस प्रकार से जो रिट्रैक्टर होते हैं वो रिट्रैक्टर की इमेज दी गई थी आपको, और आपको पूछा गया था कि ये कौन सा रिट्रैक्टर है। वैसे भी कंप्लीट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मैंने ये 1-2 क्वेश्चंस जो भी मेरे को मिले वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए। वो आपको जो रिट्रैक्टर दिखाया गया था वो हैरिंगटन रिट्रैक्टर था। हैरिंगटन रिट्रैक्टर की इमेज आप लोगों को दिखाई गई थी। अगर आपने नहीं देखी है वो इमेज वहाँ पे अच्छे से, तो अभी आप अपने गूगल फॉर्म मतलब अपने फ़ोन को ओपन करके गूगल से आप सर्च करके भी देख सकते हैं। वो रिट्रैक्टर जो आपको दिखाया गया था वो था हैरिंगटन रिट्रैक्टर। मॉरिस रिट्रैक्टर या फिर डेवियर या डोयन जिन्होंने किया उनका आंसर
गलत है। जिन्होंने हैरिंगटन रिट्रैक्टर किया उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल था ट्रायाज सिस्टम से। ट्रायाज के अंदर इमरजेंट यानी पेशेंट इमरजेंट है, उसको केयर देना है, तो इसके लिए कौन सा ट्रायाज कलर यूज़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था रेड कलर। रेड कलर आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। बाकी और जो भी ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, रेड कलर। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक पेशेंट यानी कि एक बच्चा है जो कि पेशेंट है, वो आपके पास में आया है इमरजेंसी वार्ड के अंदर। वो कंप्लेन कर रहा है नोजिया एंड वॉमिटिंग की, उसका जी घबरा रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को उल्टी होने वाली है। बच्चे ने ये कंप्लेन आपको कर दी है। अब एज ए नर्स आप वहाँ पे क्या करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि एज ए नर्स आप वहाँ पे क्या करेंगे या फिर इमीडिएट एक्शन आप क्या लेंगे। दोस्तों वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था बच्चे को साइड लाइन पोजिशन देंगे ताकि उसको एस्पायरेशन ना हो। इसलिए कौन सी पोजिशन देनी थी वहाँ पे, साइड लाइन पोजिशन। बच्चे को साइड लाइन पोजिशन में देना, मतलब ये जो साइड लाइन पोजीशन है वो आप लोगों को देनी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइड लाइन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्लड प्रेशर आप लोगों को दिया गया था 152/86, 152/86, और आपको पूछा गया था पल्स प्रेशर, डबल पी यानी पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे सिस्टोलिक दे रखी है आपको 152 - 86, जो वैल्यू आपके पास में आती है वो क्या हो जाएगी, आपकी पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर में क्या करना था, 66 mm ऑफ Hg। तो 66 mm ऑफ Hg जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, MRM यानी कि आपको सवाल पूछा गया था मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी को लेकर कि रेडिकल जो मास्टेक्टमी है इससे आप क्या समझते हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। कुछ इस प्रकार से सवाल आप लोगों को पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको करना था एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, मतलब आपको वहाँ पे लिम्फ नोड वगैरह दे रखा था या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड आपको दे रखा था, उस सारे पार्ट को जो एक लेंथ थी आपको ऑप्शन दिया गया था, वही ऑप्शन आपको राइट आंसर करना था बिकॉज उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। ओके, तो यानी कि एंटायर ब्रेस्ट को हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। जिन्होंने वो ऑप्शन किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, एक नेज़ल वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा गया था कि जो नेज़ल वैक्सीन है जो भी बनाई गई है और अभी 3-4 दिन पहले ही काफ़ी पॉपुलर रही थी, काफ़ी ग्रुप्स में वो शेयर भी हो रही थी। तो देखिए जो नेज़ल वैक्सीन है वो किस कंपनी ने बनाई है, यानी कि उस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, यानी कि ये उस वैक्सीन का नाम है जो नेज़ल वैक्सीन बनाई गई है। आपको सवाल पूछा गया था कि कौन सी कंपनी ने बनाई है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको करना था भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जिन्होंने किया है उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा गया आयरन डेक्स्ट्रान गिवन बाय, यानी यहाँ पे सवाल कुछ और ही प्रकार से पूछा गया था। मैं तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस मिले हैं उसी प्रकार से मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। देखिए जो आयरन डेक्स्ट्रान है वो किस रूट से दी जाती है या फिर कौन सी टेक्निक से दी जाती है, सवाल तो कुछ इस प्रकार से आपको पूछा गया था। वहाँ पर राइट आंसर आपको करना था जेड ट्रैक्ट टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू आयरन डेक्स्ट्रान इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। जेड ट्रैक्ट का मतलब है स्किन को दोनों साइड में खींचना और यहाँ पर इंजेक्ट करना, ताकि जो भी आयरन डेक्स्ट्रान आपने इंट्रामस्कुलरली दी है वो वापस लीक ना हो, इरिटेशन ना हो, इसलिए जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ ली जाती है और यही आंसर आपको करना था जेड ट्रैक टेक्निक। ये सवाल पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा गया था इंट्रामस्कुलरली जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। बिल्कुल इजी सवाल था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जो शायद आपने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे, पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम इजी सवाल ही अभी बता रहे हैं। बाकी जो भी डिफ़िकल्ट सवाल थे अगर हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से तो बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का आपको एंगल पूछा गया था कि कितने एंगल पे ये जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। राइट आंसर आप लोगों को करना था 90 डिग्री, सभी को आता है। ओके, अगला सवाल देखिए, फास्टेस्ट ड्रग एक्शन, यानी आपको रूट पूछा गया था। यहाँ पर रूट आप लोगों को पूछा गया था कि कौन सा वो रूट है जिस रूट से अगर ड्रग एडमिनिस्टर करवाए तो वो ड्रग जो है फास्टेस्ट अपना काम करे। दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर में करना था सबलिंगुअल, क्योंकि इंट्राविनस आपको शायद ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना था, सबलिंगुअल। जिन्होंने सबलिंगुअल किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपने पढ़ी भी होगी जब भी
एमआई का अटैक आता है, नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को दी जाती है। वो क्या करती है, विद इन 5 मिनट वो अपना एक्शन करती है और जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको रिलीव कर देती है। अगर फिर भी रिलीव नहीं होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन की सेकंड टैबलेट दी जाती है 5 मिनट के बाद। फिर से रिलीव नहीं हो रहा है तो थर्ड टैबलेट भी हम दे सकते हैं, लेकिन विद इन 15 मिनट हम 3 टैबलेट दे सकते हैं, उसके बाद तो पेशेंट को रेफर ही करना होता है। तो जो सबलिंगुअल रूट है ये फास्टेस्ट रूट होता है, यानी कि फास्टेस्ट एक्टिंग रूट होता है। ओके, अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट आपके पास आया था जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपने क्या किया है, सीपीआर उस पेशेंट को दिया है। उस पेशेंट को आपने क्या दे दिया है, सीपीआर दे दिया है। उसके बाद आपको ये पूछा जा रहा है कि अब आप कौन सी ड्रग इस पेशेंट को दोगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ड्रग जो है इस पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करवाएंगे। वहाँ पर एट्रोपाइन, डेक्सामेथासोन वगैरह ऐसे और भी ऑप्शंस वगैरह दिए गए होंगे। एपिनेफ्रिन आपको वहाँ पर राइट आंसर करना था। अगला सवाल जो कि पूछा गया है नीडल से, विच नीडल यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए कितने गेज की नीडल यूज ली जाती है। सवाल कुछ इस प्रकार से आपको पूछा गया था। हालांकि सवाल की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में वो सवाल मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको आंसर में करना था 18 गेज। जो 18 गेज है वो जो नीडल है वो यूज़ लेते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। ओके, अगला सवाल देखिए, एक आपको सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ रिटेनिंग। सिर्फ वर्ड इतना ही दिया गया था शायद आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ रिटेनिंग। शायद वहाँ पे कैथेटर के ऑप्शंस आपको दिए गए थे। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था रेड रबर कैथेटर। रेड रबर कैथेटर ये एक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है, बाकी सभी सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर नहीं है। अगला सवाल देखिए, IM इंजेक्शन साइट इन इन्फेंट। बिल्कुल इंट्रामस्कुलर को लेकर तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इंजेक्शन के पूछे जा रहे हैं। देखिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट पूछी गई थी कि इन्फेंट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी साइट से लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को करना था वेस्टस लैटरलिस मसल। वेस्टस लैटरलिस मसल, जिन्होंने वेस्टस लैटरलिस किया है उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, मोस्ट कॉमन न्यूनेटल डेथ। मोस्ट कॉमन न्यूनेटल डेथ क्या होता है, प्री मेच्योरिटी। और ये सवाल 2 बार पूछा गया था, यानी कि 2020 में भी यही एक जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन या फिर रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग जो पोजीशन थी वो 2 बार पूछी गई थी। इस बार भी सेकंड शिफ्ट में मोस्ट कॉमन न्यूनेटल डेथ जो है वो भी 2 बार पूछी गई है। वहाँ पर भी प्री मेच्योरिटी था, इस बार भी प्री मेच्योरिटी। ओके, अगला सवाल देखिए, ब्लड शुगर सेंड इन विच वाइल। ब्लड शुगर, यहाँ पे शायद सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया होगा कि ब्लड से शुगर को डिटेक्ट करना है और ब्लड आप कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी वाइल में कलेक्ट करेंगे या फिर प्रिजर्वेटिव एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड आपको राइट आंसर क्या करना था, सोडियम फ्लोराइड जो वाइल होती है उसमें उस ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं जिस ब्लड की शुगर की जो है जाँच करनी होती है, या सॉरी शुगर की जांच नहीं, मतलब प्रिजर्वेटिव, शुगर प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में इसको यूज़ लिया जाता है सोडियम फ्लोराइड को। वहाँ पे आपको दिया गया होगा अलग अलग ऑप्शंस, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से ऑप्शंस मिले होंगे। तो वहाँ पे सोडियम फ्लोराइड आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया था आपको स्टेप्स ऑफ ET इंट्यूबेशन, यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन की कुछ स्टेप्स आप लोगों को दिखाई गई थी और वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें 3 ऑप्शंस ऐसे भी थे जिनमें आपको दिया गया था पैरालाइसिस। स्टूडेंट्स का कहना है कि 3 ऑप्शंस में पैरालाइसिस दिया गया था, बाकी एक ऐसी प्रोसेस थी, एक ऐसी स्टेप थी जिसमें पैरालाइसिस वर्ड नहीं था। तो दोस्तों वही आपका राइट आंसर था। उसमें आपको करेक्ट आंसर में क्या करना था, प्रिपेरेशन, प्री ट्रीटमेंट, प्री ऑक्सीजनेशन, पोजीशन एंड पोस्ट इंट्यूबेशन केयर, कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, वही आंसर आपको करना था। तो जिन्होंने वो आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ ही देर पहले, अल्नर आर्टरी पेटेंसी का टेस्ट पूछा गया था कि अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। दोस्तों आपको राइट आंसर करना था एलन टेस्ट। कौन सा एलन टेस्ट, जिन्होंने ABG जो एनालिसिस है या फिर जो एसिड बेस इम्बेलेंस के बारे में जो टॉपिक आपको बताया गया था, वो टॉपिक जिन्होंने पढ़ा था उनके 3-4 क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो सारे के सारे राइट ज़रूर हुए हैं। अगला सवाल देखिए, बूरो इंक टेस्ट। सवाल आपको पूछा गया था बूरो इंक टेस्ट को लेकर कि ये जो टेस्ट है ये कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। शायद सवाल में आपको पूछा गया होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा है और वहाँ पे एक पेशेंट आया, उसको एक बीमारी जो भी थी, बीमारी तो आपको बताई नहीं गई थी,
आपको तो यही बताया गया था कि डॉक्टर ने क्या किया, बुरोइंग टेस्ट करवाया। तो ये जो बुरोइंग टेस्ट करवाया है ये कौन सी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया है? आपको आंसर में करना था स्केबीज। जिन्होंने किया स्केबीज उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, OCD स्केल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को किस स्केल से हम डिटेक्ट करते हैं। वहाँ पे एक यंग करके कुछ ऑप्शन में दिया गया होगा, या फिर वाई-बॉक आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। वाई-बॉक ये जो स्केल है इससे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। वाई-बॉक का मतलब है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। वाई-बॉक ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। अगला सवाल देखिए, नर्सेज डे थीम 2021, आपको थीम पूछी गई थी 2021 की और आपने कर दी होगी 2020 की और 2022 की। अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ा था तो 2021 आपको पूछा था। अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, सिर्फ नर्सेज डे थीम पढ़ के आपने किया है आंसर, तो आपका आंसर शायद गलत ही हुआ होगा। 2021 की थीम आप लोगों को पूछी गई थी। राइट आंसर आपको करना था वहाँ पे, नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ए नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो विजन से आप याद कर सकते थे कि विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर को लेकर जो थीम दी गई थी वो 2021 में दी गई थी। अगला सवाल देखिए, डोज ऑफ HPV यानी कि सर्वाइकल कैंसर एक महिला को हो रखा है, उसको HPV की वैक्सीन दी जा रही है, तो कितने क्या डोज उस महिला को देंगे। सवाल कुछ इस प्रकार से आपको पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 2 डोज। और वो कब कब देनी थी, एक तो 0 और एक 6 से 12 महीने या फिर 6 मंथ जो भी आपको दिया गया था। एक तो जैसे ही आइडेंटिफाई होता है कि इसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है उस टाइम वो डोज देनी होती है, और सेकंड 6 महीने बाद में देनी होती है। 6 से 12 महीने के बीच में कभी भी दे सकते हैं, वैसे ये रेंज के अंदर है। और अगर आपको सिर्फ 6 मंथ दिया गया था तो फिर आपको 6 मंथ ही वहाँ पर राइट आंसर करना था। 2 डोज देते हैं 0 और 6 मंथ पे। अगला सवाल देखिए, IV सेट स्टरलाइज्ड बाई, IV सेट जो थे उनको किससे स्टरलाइज करते हैं। दोस्तों आपको आंसर में करना था अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी UV रेज होते हैं, UV रेज से हम IV सेट आपको दिखाया गया होगा शायद पिक्चर में, और पूछा गया था कि इसको किससे स्टरलाइज करेंगे, तो UV रेज आपको वहाँ पे राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, एंडोस्कोपी स्टरलाइज्ड बाई, यहाँ पर फिर से एक सवाल और पूछा गया था, एंडोस्कोप या फिर सिस्टोस्कोप, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ पर सवाल आपको यही पूछा गया था किससे इनको स्टरलाइज करते हैं, सिस्टोस्कोप हो चाहे एंडोस्कोप हो। करेक्ट आंसर आपको क्या करना था, ग्लूट्रेल्डिहाइड। जिन्होंने ग्लूट्रेल्डिहाइड ऑप्शन में किया है आंसर, उनका आंसर राइट है। अगला सवाल देखिए, वैक्सीन गिवन आफ्टर बर्थ यानी एट बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ जो भी है, मतलब जन्म के बाद सबसे पहले वैक्सीन कौन सी दी जाती है। वहाँ पे एक वर्ड हेपेटाइटिस शायद आपको दिया गया होगा, हेपेटाइटिस बी ना देकर सिर्फ हेपेटाइटिस वर्ड आपको दिया गया होगा, और BCG भी दिया गया होगा। तो वहाँ पे सबसे पहला आपका राइट आंसर क्या होगा, BCG। हेपेटाइटिस बी दिया जाता तो फिर ऑप्शन में दोनों ही राइट होते, लेकिन BCG दिया गया और सिर्फ हेपेटाइटिस ही लिखा हुआ है, तो हेपेटाइटिस सिर्फ हेपेटाइटिस से हम ये नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग रही है कि और कोई वैक्सीन है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर में क्या करना था, BCG वैक्सीन, एट बर्थ पे लगती है BCG वैक्सीन। अगला सवाल देखिए, हाउ मच टाइम मदर कैन गिव ब्रेस्ट फीडिंग विथ सप्लीमेंट फीडिंग करके एक सवाल आपको पूछा गया था कि एक बच्चा है जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी ले रहा है और साथ ही साथ वो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा है। तो वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट, मतलब अलग अलग और आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से एक राइट स्टेटमेंट चूज़ करना था। वहाँ पर आपको राइट आंसर में करना था ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली 2 साल तक करवानी है, और जो आपकी सप्लीमेंट फीडिंग है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो 6 मंथ पे स्टार्ट कर देनी है। यानी कि अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ पे स्टार्ट की है बच्चे की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे ही रखना है बच्चे को, 2 साल तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, एक करेक्ट स्टेटमेंट को लेकर और पूछा गया था, ब्रेस्ट फीडिंग से ही वो सवाल था कि इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो उनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था वो ये बताना था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी विद इन 1 आवर जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये ऑप्शन एक राइट था, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे। तो ये ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए,
फार्मर लंग्स डिजीज़ को लेकर एक सवाल पूछा गया था और उसमें आपको एक वर्ड हैज डस्ट का दिया गया था, बाकी सिलिकोसिस, बैगोसिस एंड बेसिनोसिस के ऑप्शंस दिए गए थे। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हैज डस्ट। हैज डस्ट के साथ में आपको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी दिया गया था, थर्मोएक्टिनोमाइसीस। बाकी आपको साथ में और कुछ भी दिया गया होगा शायद, लेकिन थर्मोएक्टिनोमाइसीस ये वर्ड भी आपको दिया गया था। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर में करना था हैज़ डस्ट या फिर हैज़ एंड आपको जो भी वर्ड दिया गया है थर्मोएक्टिनोमाइसीस वगैरह, वही ऑप्शन आपको राइट करना था। अगला सवाल देखिए, आपको GCS यानी ग्लासगो कॉमा स्केल से 2 सवाल पूछे गए थे, उनमें से एक सवाल तो मिल चुका है, एक सवाल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा वो भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बता देंगे। देखिए सवाल आपको बिल्कुल इजी पूछा गया था कि एक पेशेंट आपके पास में आया है और वो कम्प्लीटली कॉन्शियसनेस है, मतलब फुल कॉन्शियसनेस है, उसको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब क्या होने वाला है, सब कुछ उसको पता है। फुली वर्बल एंड मोटार एक्टिविटी यानी वो सब कुछ जो भी आप पूछ रहे हैं वो सारी चीज़ें बता रहे हैं और मोटार एक्टिविटी भी उसकी सही से डेवलप हो रखी है। अब आपको पूछा गया था कि इस पेशेंट में GCS स्कोर कितना होगा, तो दोस्तों वहाँ पर राइट आंसर आपको करना था 15। कितना करना था? 15। यानी कि जो सारे के सारे आपको जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी गई थी GCS की, वो सारी की सारी क्या थी? फुली नॉर्मल था। पर्सन क्या था? फुली नॉर्मल। तो वहाँ पे 15 जो GCS स्कोर है वो आपको वहाँ पे करना था। एक इमेज आप लोगों को दिखाई गई थी, कुछ इमेज इस प्रकार से मिली है, यानी कि यहाँ पे एक डिब्बा बनाया गया था, यहाँ पे मेल को बिठाया गया, यहाँ पे फीमेल को बिठाया गया, इनके और डिब्बे बनाए गए, फिर यहाँ पे मेल और इधर फीमेल और इधर मेल, फिर यहाँ पे इधर मेल और इधर फीमेल, फिर इनके और, है ना, इस प्रकार से अलग अलग और भी बनाए गए थे, जिनमें से जो मेल वाला पोर्शन था इसको यानी कि ब्लैक कर रखा था इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी और पूछा गया था कि ये किसको शो कर रहा है। वहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वगैरह इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ये 4 ही होते हैं और इन 4 में डिफरेंस जिन्होंने पढ़ रखा है उनका आंसर ये राइट हुआ होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। जिन्होंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है, जिन्होंने डोमिनेंट कर दिया उनका आंसर गलत हो गया है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट आपको दिया गया था और बताया गया था कि इस पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे। पोजीशन के भी 5-7 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। तो देखिए आपको यहाँ पे जो पोजीशन आपको देनी थी वो कौन सी देनी थी, पोजीशन आपको देनी है जो हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेट करना था 30 डिग्री एंगल पे, मतलब 30 डिग्री उस पेशेंट के हेड को बेड की तुलना में एलिवेट करना था। यानी कि आप बोल सकते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, यानी फाउलर पोजीशन जो होती है उसी में फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, उस प्रकार से अलग अलग जो डिफरेंस, हाई फाउलर पोजीशन। तो सेमी फाउलर पोजीशन यानी वैसे 45 डिग्री तक होता है, लेकिन हम 15 to 30 डिग्री एंगल पर उस पेशेंट के मतलब पेशेंट का जो हेड है उसको बेड से इतना डिग्री जो है एलिवेट करेंगे अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको ये राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट आपके पास में आया था जो गिर गया था और उस पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ था। शायद ये सवाल इनकम्प्लीट है। सवाल इस प्रकार से आपको पूछा गया था, उस पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से या फिर गिरने की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप एज नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था सुपाइन पोजीशन। उस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी थी ताकि क्या हो सके, जो हेडेक की कंडीशन है वो रिलीव हो सके। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, सुपाइन पोजीशन टू रिलीव द हेडेक। शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन जैसा भी था वहाँ पे राइट आंसर आपको क्या करना था, सुपाइन पोजीशन विथ रिलीव द हेडेक, यानी हेडेक को रिलीव करने के लिए सुपाइन पोजीशन उस पेशेंट को देना है। क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे लेकिन यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में बताए जा रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, हाइपर कैलेमिया ECG चेंजेस, यानी आपको वैल्यू दी गई थी 6.5, ये आपको वैल्यू दी गई थी कि इतनी वैल्यू है पोटेशियम की। अब आपको ये कंडीशन तो पता चल गई कि हाइपर कैलेमिया है, तो इसमें ECG चेंजेस कौन सा देखने को मिलेगा। दोस्तों वहाँ पर आपको टाल P वेव या फिर पीक्ड T वेव इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस मिले होंगे। वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा टेल एंड पीक्ड, टेल एंड पीक्ड T वेव।
टेल एंड पिक्ड टी वेव। अगर ये ऑप्शन आपको दिया गया था तो यही आंसर आपको करना था, बाकी अगर आपने कोई ऑप्शन किया है तो आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। सवाल पूछा गया था कि पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यानी प्लेसेंटा प्रीविया का यहाँ पे जो कंडीशन है यानी सिम्टम्स है वो आपको दिए गए थे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था प्लेसेंटा प्रीविया। जिन्होंने प्लेसेंटा प्रीविया किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, टीपीएन फीचर यानी टीपीएन को लेकर जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, इससे भी शायद 3-4 सवाल इस बार भी पूछे गए थे। देखिए टीपीएन का एक सवाल पूछा गया था जिसमें हाइपर ऑस्मोलरिटी, हाइपोऑस्मोलरिटी, आइसोटोनिक, इस प्रकार से मतलब आपको ऑप्शंस में दिया गया था। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हाइपर ऑस्मोलरिटी। जो टीपीएन के अंदर जो भी सॉल्यूशन होता है वो हाइपर ऑस्मोलरिटी वाला होता है। ओके, अगला सवाल देखिए, सॉल्यूशन यूज इन टीपीएन यानी टीपीएन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उस दौरान टीपीएन में जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? वहाँ पे शायद आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, 15% डेक्सट्रोज, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे। वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था 10% डेक्सट्रोज। 10% डेक्सट्रोज जो है वो हम यूज़ लेते हैं टीपीएन के अंदर। ओके, अगला सवाल देखिए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी देन फाइंडिंग सीन इन चाइल्ड। मतलब प्रेग्नेंट जो महिला है उसको टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ था तो उसके बच्चे को क्या होगा, यही सवाल आपको पूछा गया था। वहाँ पर आपको हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोलिपिडेमिया, इस प्रकार से ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हाइपोग्लाइसीमिया। जिन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, विच बैंडेज यूज एट एंकल सॉरी यानी जो एडी होती है जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, एडी, एंकल जो होती है वहाँ पे जो बैंडेज की जाती है वो किस टाइप की बैंडेज की जाती है? वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था फिगर 8। फिगर 8 में वो बैंडेज वहाँ पर की जाती है, ड्रेसिंग जो भी आप बोलते हैं वो वहाँ पर की जाती है। ओके, जैसा भी सवाल पूछा गया था एंकल से सवाल पूछा गया था तो वहाँ पर राइट आंसर आपको करना था फिगर 8। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट आया था आपके पास में राइट फीमर फ्रैक्चर वाला। अब सवाल आपको ये पूछा जा रहा था कि इस पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्वेश्चंस आपको और किसी टाइप से पूछा गया होगा, लेंथी क्वेश्चंस थे वहाँ पे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस मिले हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन पूछा गया था, करेक्ट आंसर आपको करना था फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म दोस्तों आपने पढ़ा होगा, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, ये फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन होता है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। वहाँ पे आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी ऑप्शन दिया गया हुआ, क्योंकि पता था जो भी एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि बच्चा यहाँ पे आके कंफ्यूज होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी करके जाएगा। तो यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 में से 60% तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कंफ्यूज होंगे और राइट आंसर को रॉन्ग करके जाएंगे। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, फैट एम्बोलिज्म। अगला सवाल देखिए, CPR इन इन्फेंट। सवाल आपको पूछा गया था कि एक बच्चे को CPR दे रहे हैं। अब सवाल शायद आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि जो कंप्रेशन देते हैं, यानी कि कंप्रेशन जब देंगे, कंप्रेशन के दौरान जो आप टोज यूज़ कर रहे हैं CPR के दौरान, वो टोज जो है किस लोकेशन पे आप यूज़ करेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। वहाँ पे आपको आंसर में करना था लोअर 1/3 स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के जो लोअर पार्ट है स्टर्नम का 1/3 वाला, उस जगह पे वो आपको टॉज यूज़ करने हैं और CPR आपको देना है। तो लोअर 1/3 पार्ट जो भी था स्टर्नम का वो आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, 11 जुलाई से 24 जुलाई को या फिर आपको ये मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी था, बट सवाल इस प्रकार से बताया जा रहा है कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक का जो दिन होता है उसको किस रूम में ऑब्जर्व किया जाता है, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। दोस्तों आपको राइट आंसर करना था जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। शायद इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, वहीं आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, पोषण अभियान, एक पोषण माह अभियान या फिर इस प्रकार से आपको एक सवाल दिया गया था पोषण अभियान से, और ये पूछा गया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया तो गया है लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये सवाल आपको पूछा गया था। वहाँ पे जिन्होंने फूड एग्रीकल्चर वगैरह कुछ किया है कि ये मिनिस्ट्री जो फूड मिनिस्ट्री है उन्होंने किया है, तो उनका आंसर गलत हो गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड
डेवलपमेंट यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने पोषण अभियान स्टार्ट किया है ताकि मदर और जो फिटस या फिर जो भी चाइल्ड है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। अगला सवाल देखिए, JSS के लॉन्च। सवाल आपको पूछा गया था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? बहुत ही ईजी सवाल था। यहाँ पर राइट आंसर करना था 2011। जिन्होंने 2010, 8, 5 किया है उनका आंसर गलत है। 2011 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो कि काफ़ी कन्फ्यूजियस था, सवाल आपको पूछा गया था, रेट फ्लिया क्या कोज करता है या फिर रेट फ्लिया इसकी वजह से कौन सी बीमारी डेवलप होती है? अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि टाइफस भी होगा। क्या होगा? टाइफस भी होगा। एक्सेप्ट से भी नहीं पूछा गया ये सवाल। यहाँ पर बीमारी ये आ रही थी कि टाइफस तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? एपिडेमिक होगा कि एंडेमिक होगा? एक बीमारी और वहाँ पे आपको दी गई थी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। कौन सी दी गई थी? रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, RMSF। अब दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो रेट फ्लिया है ये एक रिकेटेजिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से, मतलब रेट फ्लिया से क्या होता है, जो रिकेटेजिया करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी ट्रांसमिट करता है। तो वो जो रिकेटेजिया है वो RMSF भी ट्रांसमिट करता है। तो जिन्होंने एपिडेमिक और एंडेमिक किया है, अब इसका आंसर एम्स क्या मानता है वो तो नहीं पता, लेकिन टाइफस भी इसमें राइट आंसर था और ये RMSF ये भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे एपिडेमिक और एंडेमिक दे रखा है। जो बीमारी है वो एपिडेमिक भी हो सकती है और एंडेमिक भी हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या मानते हैं। RMSF ये भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। बाकी एक जो ऑप्शन था उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। अगला सवाल देखिए, NTD ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। और शायद कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे यहाँ पे फॉलिक एसिड ना देकर फॉयल एसिड, यानी कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो फॉयल एसिड उनका कहने का मतलब वही था, फॉलिक एसिड उनके टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। ओके, अगला सवाल देखिए, पुअर वुंड हीलिंग ड्यू टू, यानी कि ये सवाल कुछ और प्रकार से पूछा गया होगा आपको कि स्किन पे वुंड क्रिएट हुआ है, वुंड बन चुका है। अब आपको ये पूछा जा रहा था कि वो वुंड जो है वो हील नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर इस वुंड को जल्दी हील करवाने के लिए पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे? कुछ इस प्रकार से भी शायद सवाल पूछा गया होगा। जो भी पूछा गया था यहाँ पे राइट आंसर तो आपको क्या करना था? प्रोटीन। प्रोटीन आपको राइट आंसर करना था। हाई प्रोटीन डाइट देंगे ताकि जो पुअर वुंड हीलिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से जल्दी से हो सके। और अगर वुंड हीलिंग नहीं हो रही है तो उस पेशेंट में कौन क्या एब्सेंट है, मतलब उस पेशेंट में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है? प्रोटीन की। उस पेशेंट को प्रोटीन डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि प्रोटीन यहाँ पे राइट आंसर करना था। अगर कमी हो रही है तो किसकी हो रही है? प्रोटीन की। और अगर वुंड हील नहीं हो पा रहा है तो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? प्रोटीन की वजह से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रोटीन। अगला सवाल पूछा गया था, टिक्टोलीमेनिया करके सवाल आपको पूछा गया था कि ये किस ऑर्गन को या किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है? कुछ इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। अगर आपको ऑप्शन में स्कैल्प दिया गया था तो राइट आंसर आपको स्कैल्प करना था। अगर स्कैल्प नहीं दिया गया था और कुछ ऑप्शंस दिए गए थे अदर, तो आपको वहाँ पे फिर ग्रॉइन एरिया आपको राइट आंसर करना था। ग्रॉइन। टिक्टेलोमेनिया में क्या होता है, जो हेयर्स है वो रिमूव होते रहते हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये जो है स्कैल्प और आईब्रोज वगैरह और ग्रॉइन एरिया पे मोस्टली देखने को मिलता है, यानी जो बीमारी है ये इन चीज़ों को मोस्टली अफेक्ट करती है। अगर ग्रॉइन दिया गया था तो ये आपको आंसर करना था। स्कैल्प अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपको आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक पेशेंट थी आपके पास में, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है और उसको हाई आयरन डाइट वगैरह भी दी जा रही है, लेकिन उसको GI साइड इफ़ेक्ट वगैरह इस प्रकार से मतलब बताया गया था आपको। अब आपको ये पूछा गया था कि और कौन सा न्यूट्रिशन होम यानी घर के लिए आप और कौन सी न्यूट्रिशन के लिए आप उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे? राइट आंसर आपको करना था फॉलिक एसिड। आयरन के साथ में फॉलिक एसिड भी लेते रहना है। घर पे जाने के बाद आयरन तो आप लोगी, साथ ही साथ फॉलिक एसिड भी आपको लेना है ताकि बच्चे को INTD ना हो। अगला सवाल देखिए, एट सर्जिकल साइट सीन ब्लीडिंग, रेडनेस, स्वेलिंग एंड इम्पेंडिंग डॉम सीन इन। शायद आपको सवाल में पूछा गया था कि सर्जिकल साइट या फिर स्यूचरिंग की हुई है, स्यूचरिंग करने के बाद या फिर सर्जिकल साइट बोल दीजिए, एक ही बात है। सर्जिकल साइट पे
रेडनेस नज़र आ रही है, स्वेलिंग नज़र आ रही है और इम्पेंडिंग डॉम। इम्पेंडिंग डॉम का मतलब है जैसे ये स्किन है, ये स्किन है तो इस पर यहाँ पर कुछ उभार नज़र आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है? सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। तो दो कंडीशन आपने पढ़ी होंगी, एक तो इविसरेशन, एक डेइसेंस, दोनों से ही सवाल पूछे गए। देखिए इविसरेशन में क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोट्रूड होगा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगा, तो स्वेलिंग नज़र आएगी, रेडनेस भी वहाँ पे होगी। तो ये तो जो कंडीशन आपको दिखाई गई थी ये इविसरेशन की थी। किसकी थी? इविसरेशन की। जिन्होंने डेइसेंस यहाँ पे किया था उनका आंसर गलत है। डेइसेंस का भी आपको ऑप्शन में दिया गया था, मतलब जो अलग एक क्वेश्चन था वो आपको दिया गया था। वहाँ पर आपको बताया गया था कि सर्जिकल साइट है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सेपरेशन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि सर्जिकल साइट है, अभी अभी उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया था या फिर पोस्ट ऑपरेटिव रूम के अंदर पेशेंट को ले जाया गया और उस पेशेंट के जो सर्जिकल साइट है वहाँ से फ्यूचर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। जहाँ पे फ्यूचरिंग की थी वहीं फ्यूचर वहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? तो वहाँ पे आपको राइट आंसर में क्या करना था? डेइसेंस। दोस्तों यहाँ पे दो सवाल आपको पूछे गए थे, डेइसेंस एंड इविसरेशन। तो समझ में आ गए होंगे, जिन्होंने ये आंसर्स किए हैं उनके आंसर्स राइट है। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट जो है खाना खाने से मना कर रहा था, मतलब आपको इस प्रकार से सवाल दिया गया था, डिल्यूजन का ये सवाल था कि एक पेशेंट है वो खाना खाने से मना कर रहा है और वो कह रहा है कि ये मेरे को मारने के लिए खाना खिला रहा है, यानी उसको ऐसा लगता है कि इसमें जहर मिला हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब वो मना कर रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वहाँ पे इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था डिल्यूजन। डिल्यूजन में भी कौन सा है? डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि डिल्यूजन आपको वहाँ पे राइट आंसर करना था। ज़्यादा घुमा फिरा के ये सवाल नहीं पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया, सिंपल से ऑप्शंस आपको दिए गए। अगला सवाल देखिए, फॉल्स साउंड परसीव्ड, यानी इस प्रकार से सवाल पूछा गया था, साइकेट्रिक साइकोलॉजी का ये सवाल है। यानी कि पड़ोस में गन शूट साउंड पेशेंट ने सुनाई दी है, मतलब जो पेशेंट है उसने क्या किया, जैसे कोई गन शूट करके चला गया, ऐसी साउंड उस पेशेंट ने सुनी है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो वहाँ पर भी ऑप्शन आपको शायद इस प्रकार से दिए गए होंगे, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस प्रकार से दिए गए होंगे। तो वहाँ पर आपको आंसर में करना था हेल्यूसिनेशन। दोस्तों वहाँ पे आपको आंसर क्या करना था? हेल्यूसिनेशन। उसको कौन सा हेल्यूसिनेशन हो रहा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, मतलब सुनने में उसको हेल्यूसिनेशन हो रहा है। ओके, अगला सवाल देखिए, लियोनॉर्जेस्टेरॉल की डोज आप लोगों को पूछी गई थी कि कितनी डोज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में लियोनॉर्जेस्टेरॉल की यूज ली जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था 1.5 mg। जिन्होंने किया आंसर 1.5 mg, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव से और भी सवाल पूछे गए थे, सेकेंड शिफ्ट में और बता देंगे जो भी रिमेनिंग रह जाते हैं वो। अगला सवाल आपको पूछा गया था कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं। सवाल आपको ये पूछा गया था कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन से पेशेंट में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं दी जाती है। ओके, बाकी जो भी आपको कंडीशंस दी गई थी वो राइट थी। ओके, अगला सवाल देखिए 58, कुछ इस प्रकार से था, विच इज़ नॉट ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ऐसा सवाल आपको पूछा गया था। और सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको दिए गए थे, एक जो नहीं थी वो थी डानाजोल। ये क्या करती है? ओव्यूलेशन करवाती है, ओव्यूलेशन कंडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, वो थी डानाजोल। IUCD क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। जो लियोनॉर्जेस्ट्रॉल था वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव थी। एक ऑप्शन शायद और आपको दिया गया होगा, वहाँ पे आपका डानाजोल जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, स्किन एलर्जी टेस्ट से पहले देखिए मॉन्टक्स टेस्ट रीड एट। सवाल कुछ लेंथी थे बट मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। मॉन्टक्स टेस्ट जो किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये जो रीडिंग है वो कब रीड की जाती है इस टेस्ट की, सवाल ये पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे 48 to 72 हावर्स, 48 to 72 हावर्स, 48 घंटे से 72 घंटे के बाद ये टेस्ट रीड किया जाता है। यहाँ से शायद 3 सवाल पूछे गए थे। सवाल दूसरा ये पूछा गया था मॉन्टक्स टेस्ट किस रूट से किया जाता है, या फिर सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया होगा कि स्किन एलर्जिक टेस्ट जो करते हैं हम किस रूट से करते हैं। तो ये सिंपली आप सभी को पता ही होगा, AST टेस्ट करते हैं। AST टेस्ट जो भी
किए हैं उनको सभी को पता है कि स्किन एलर्जी टेस्ट इंट्राडर्मली करते हैं, और जो मॉन्टक्स टेस्ट रीड करते हैं या फिर मॉन्टक्स टेस्ट करते हैं वो भी इंट्राडर्मली ही करते हैं। 0.1 ml PPD यूज़ करते हैं ना, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपको पूछा गया था कुछ इस प्रकार से था, मॉन्टक्स टेस्ट की रीडिंग आपको चेक करनी थी और ये बताना था कि ये पेशेंट पॉजिटिव है कि नहीं है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, ये कट किया हुआ कट नहीं है। देखिए सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि एक एड्स का पेशेंट है या फिर HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसने ट्रीटमेंट लिया है, 1 साल पहले से वो ट्रीटमेंट ले रहा था और वो ठीक भी हो चुका है। 1 साल पहले उसने वो ट्रीटमेंट लिया था, ठीक हो चुका है। अब सवाल ये पूछा जा रहा कि मॉन्टक्स टेस्ट में कौन सी रीडिंग जो है वो इस पेशेंट में TB को इंडिकेट करेगी। दोस्त यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था 7 mm। अब आपने जिन्होंने भी 10 mm किया है उनका आंसर गलत है, बिकॉज़ आपने पढ़ा होगा, आपने कोचिंग्स में पढ़ा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, गाइड्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि HIV किसी पेशेंट को होती है, अगर उसको TB होती है, अगर उसको TB होती है तो मॉन्टक्स टेस्ट की रीडिंग जो है वो मोर देन 5 mm रहेगी, मोर देन 5 mm रहेगी। तो मतलब मोर देन 5 mm में 7 mm आपकी आ जाती है। 10 mm तो इसके बाद की वैल्यू है, इससे पहले क्या आ जाती है 7 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 7 mm। अगला सवाल देखिए, हिपेरिन को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि हिपेरिन की एंटीडोट क्या होगी, या फिर आपको सवाल पूछा गया होगा कि ऐसा पेशेंट आया है, इसको ये हो रखा है, इसको ये ड्रग दी जा रही है ना, और अब ये कंप्लेन वगैरह करे, या फिर बेड साइड में इस पेशेंट के कौन सी मेडिसिन रखेंगे, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया होगा। वहाँ पे राइट आंसर आपको करना था एट्रोपाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट जो है वो आपको राइट आंसर करना था वहाँ पे, एट्रोपाइन नहीं होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। अगला सवाल देखिए, इन ILR जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है उसमें वैक्सीन को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ और इसमें क्या स्टोर करके रख सकते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था अनफ्रोजन आइस पैक्स, यानी जो आइस पैक्स जमे हुए नहीं हैं उनको इस फ्रीजर या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर हम रख सकते हैं वैक्सीन के साथ में। ओके, अगला सवाल देखिए, हाईएस्ट फाइबर डाइट, शायद इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि कौन सा वो कंटेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है, हाईएस्ट फाइबर प्रेजेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था वीट। क्या करना था आपको? वीट। सभी को पता है कि गेहूँ हम खाते हैं, गेहूँ के बिना हम नहीं, मतलब खाना जो हम खाते हैं उसमें रोटी तो हमको खानी ही खानी होती है। शादी ब्याह में आप जाते हो, जिम के आते हो, तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन जिम लोगे, 15 दिन जिम लोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे, मेरे को तो रोटी ही खाना है। तो ये रोटी जो है वो किससे बनती है? गेहूं के आटे से। तो जो वीट है इसमें क्या होता है? हाई फाइबर्स, इसी को हाई फाइबर डाइट कहते हैं, या फिर वीट के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगला सवाल, कपल प्रोटेक्शन रेट CPR से पूछा गया था कि जो कपल प्रोटेक्शन रेट है इससे आप क्या समझते हैं। वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नंबर ऑफ वुमेन 15 to 49 एज, यानी कि ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, यही एज आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। मतलब नंबर ऑफ वुमेन 15 to 49 एज हु आर यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग बाई टोटल नंबर ऑफ WRA। तो ये अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था तो यही आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, सेकंड लास्ट सवाल, ऑल आर ट्रू अबाउट डिपो-प्रोवेरा एक्सेप्ट, यानी एक डिपो-प्रोवेरा जो इंजेक्शन आता है कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में सारी की सारी बातें सही कही गई थी एक को छोड़कर। वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था, वहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था? यूज़ एज सेल्फ एडमिनिस्टर, यूज़ एज सेल्फ एडमिनिस्टर, यानी कि जो पेशेंट है वो खुद इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर नहीं करवा सकता है। बाकी 3 ऑप्शंस जो आपको दिए गए थे 104 mg वगैरह, और भी आपको ऑप्शन में दिया गया था 2 मंथ से दी जाती है वगैरह वगैरह, तो ये सारे आपके ऑप्शन सही थे। एक जो ऑप्शन था वो आपको राइट करना था यूज़ एज सेल्फ एडमिनिस्टर। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे, वो भी आप देखना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए सवाल आपको पूछा गया था अमीनोफाइलिन एक पेशेंट को दी जा रही थी, और ये सवाल पूछा जा रहा था
कि इस पेशेंट को ये ड्रग क्या करवाएगी या फिर इस ड्रग का एक्शन क्या है, क्या काम करेगी ये ड्रग, सवाल ये पूछा जा रहा था। करेक्ट आंसर आपको क्या करना था, ब्रोंकोडायलेटर। जिन्होंने आंसर किया है ब्रोंकोडायलेटर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये कुछ 76 सवाल हमें मिले हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही मिलते हैं वैसे ही हम आप लोगों को वीडियो दे देंगे। अगर आपको और भी सवाल याद है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी जल्द ही हम सॉल्व करवा देंगे। इसको टाइप करके, और जो भी राइट आंसर्स है, जितने भी राइट क्वेश्चंस जो मतलब क्वेश्चंस के टाइप से जो राइट मेथड से जो क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को PDF फॉर्मेट में आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। अभी टाइपिंग का काम चल रहा है फिलहाल, अभी आप इतने क्वेश्चंस देख लीजिए। आगे जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी हम आप लोगों को जल्द ही बता देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो वेरी मच।